दोस्तों बीटीटीएच के एक और मज़ेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और ये एपिसोड होने वाला है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि इसमें हम जानने वाले हैं एक नई हेवनली फ्लेम के बारे में। तो टिल देन वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। जियान एकेडमी में जैसे आपको पता था कि जियान पहुंच चुका है, सबसे पहले वो अपने पान गेट में जाता है। ऑफकोर्स वहाँ पे 2-3 सीन क्रिएट भी हो गए थे, लेकिन जब वूहाओ से मुलाकात होती है जियान की, तब होजिया को भी देखता है जियान। और होजिया पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गई थी और उसके जो शॉट सिग्निफिकेंट थे वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए थे। अब पिछले 2 सालों में सभी के अंदर कोई ना कोई चेंज हो चुका था। खैर, इतने समय तक दूर रहने के बाद यहाँ पे एक डीप कन्वर्सेशन तो बनती ही थी। इस पूरी चैट के साथ वूहाओ एक स्माइल के साथ बिल्कुल ही जियान से बात कर रहा था और वूहाओ जियान की काफ़ी ज़्यादा इज्जत करता था। और जैसे जैसे टाइम पास होता है उसकी वो रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ होजिया तो वूहाओ से बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि उसके दिमाग में तो को सीधा बोल देती थी, मतलब जो भी उसके दिमाग में आता था। खासकर जब जियान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों के ऊपर डाल देता था तो होजिया उसे कोसना बिल्कुल भी नहीं भूलती थी। फिर भी जब वो जियान से दोबारा मिलती है तो हम उसके फेस पर एक एक्साइटमेंट और खुशी को भी देख सकते हैं। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ, जो कि अपनी चाय को धीरे धीरे सिप करके पी रहा था, एक स्माइल के साथ। जब वो कहता है कि पिछले 2 सालों में तुम सबके लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और तुम सभी 2 वांग में एंटर कर चुके हैं, मतलब डाउ वैंग में, ठीक है। और यहाँ पर इस बात के लिए मेरी तरफ से तुम सबको बहुत बहुत बधाई। अब ये बात सुन के पूरा का पूरा ग्रुप जियान की तरफ देखने लगता है और वो खुशी के साथ सभी को थैंक यू भी बोलते हैं, मतलब जियान को थैंक यू बोलते हैं, ये जैसे जियान कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इसके बाद जियान उस समय को याद करता है जब उस समय सभी लोग मिले थे। उस समय ये सभी लोग मेनली 2 शीपर थे, मतलब दाव दाव शीपर। ये सुन के हुजिया एक स्माइल के साथ कहती कि हम तुमसे कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस पूरे के पूरे रूम में बस हुजिया जियान के हल्के से ऑरा प्रेशर को फील कर पा रही थी। वो जानती थी कि जियान की स्ट्रेंथ ऑलरेडी काफ़ी आगे निकल चुकी है, जो कि उसकी स्ट्रेंथ को भी सरपास कर चुकी है। जियान कहता है, अच्छा ये बताओ पान की सिचुएशन कैसी है। जियान की ये बात सुन के हुजिया कहती है कि लॉन्डे तुम जैसा छोड़ के गए थे उससे तो काफ़ी अच्छी है। वो कहती है ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत ही अच्छी सिचुएशन बन चुकी अभी के टाइम पे, और वो इनर अकेडमी का ऑलरेडी एक एल्डर बन चुका है, मतलब वूहाओ। वहीं पे एक और एल्डर मैं बन सकती हूँ, लेकिन मैं क्वालिफिकेशंस को तो रखती हूँ, लेकिन मुझे पानगेट को भी देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो एल्डर है वो स्टूडेंट की कोई भी सिचुएशन पर बीच में नहीं पड़ सकती, इसलिए मैं अभी तक एल्डर नहीं बनी हूँ, ये मेरी खुद की मर्जी है। अब ये सुन के जियान भी नोट कर देता है। तभी हमारा ध्यान जाता है वूहाओ के ऊपर। वूहाओ कहता है जो पुराने मेंबर्स थे उनको में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, वहीं पे इनका नंबर थोड़ा सा घट गया है। और अगर काउंटिंग की बात करें तो हमारे पास काफ़ी करीब 300 मेंबर होंगे। वूहाओ की स्माइल के साथ कहता है कि पानगेट को ज्वाइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्श कंडीशन बना दी गई हैं। हर एक नए सीजन में पानगेट 50 नए मेंबर्स को ऐड करता है, लेकिन तुम इन लोगों को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये ज्वाइन करने वाले इनर अकेडमी के टॉप स्टूडेंट होते हैं। ज्ञान का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। वूहाओ की बात सुन के ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था। वो भी नोट करने के साथ कहता है कि क्वालिटी क्वांटिटी से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यही तुम्हारा भाई भी कहता है। खैर, जियान है कि जितनी भी ज़्यादा हार्श कंडीशन हो वो लोग उतना ही ज़्यादा ज्वाइन करने के लिए इतना मेहनत करेंगे, मतलब जितनी ज़्यादा हार्श कंडीशन रखेंगे हम लोग उतनी ज़्यादा लोग मेहनत करेंगे हमारे ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। इससे उनका टैलेंट और भी ज़्यादा निखर के आएगा। हमारे जियान वो पुराना वाला छोटा सा बच्चा नहीं रहा, क्योंकि हमारे जियान ने ऑलरेडी 2 बड़े फैक्शन को स्टेबलाइज कर दिया है। ऑफकोर्स यहाँ पे बात हो रही शाओगेट और यान अलायंस की। इस वजह से जियान का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा रिच हो गया था। हम देखते हैं जियान को चेयर पर टैप टैप करते हुए, तभी उसके दिमाग में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। जियान कहता है कि आखिर कितने पानगेट के स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के बाद शाओगेट को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जियान ने शाओगेट इसलिए क्रिएट किया था जिससे पानगेट की भयानक पोटेंशियल की जगह मिल सके, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इनर अकेडमी में एंटर करते थे उनका ट्रेनिंग टैलेंट काफ़ी अच्छा होता था। एक तरीके से टैलेंट को किसी फैक्शन की पूरी ताकत से ग्रूम करना चाहिए। इस समय शाओगेट और पानगेट बिल्कुल कनेक्टेड हैं और पानगेट की वजह से शाओगेट को हर साल नए मेंबर्स मिलेंगे, जैसे धीरे धीरे करके शाओगेट एक बड़ा फैक्शन बन जाएगा। और यह हम भी कह सकते हैं कि पानगेट वो रीज़न है जिसकी वजह से शाओगेट ब्लैक कॉर्नर रीजन में इतनी आसानी से ग्रो कर पा रहा है। अब बारी आ गई थी हुजिया की बोलने की। हुजिया कहती है ग्रेजुएशन के बाद कई लोग शाओगेट को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जब भी पानगेट के नए मेंबर्स रिक्रूट होते हैं तो उन्हें पानगेट और शाओगेट के बीच के रिलेशन के बारे में बताया जाता है। और जैसे ही मेंबर्स को हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाता है हम उन्हें शाओगेट को ज्वाइन करने के लिए भी अलाउ कर देते हैं। और अगर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं होती है तो हमारे पानगेट से हर साल 20 से ज़्यादा स्टूडेंट शाओगेट को एंटर करते हैं। आगे वो वूहाओ कहता है
कि हमारे पानगेट और शाओगेट की रिलेशनशिप को जियान अनअकैडमी भी सपोर्ट करती है। इस रीजन की वजह से शाओगेट को ज्वाइन करना एक नॉर्मल सी बात हो गई है। साथ ही में जियान अनअकैडमी और शाओगेट एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं, जिससे इस ब्लैक कॉर्न रीजन में एक दूसरे को सेफगार्ड किया जा सके। इन दोनों की ये एक्सप्लेनेशन सुन के जियान के फेस पर भी एक स्माइल आ गई थी और भी खतरनाक तरीके से जियान स्माइल करने लगा था। और जब उसकी छाती से एक बड़ा बोझ कम हो गया था, क्योंकि पानगेट जिस तरीके से काम कर रहा था यह जियान की एक्सपेक्टेशन को भी काफ़ी ज़्यादा तरीके से क्रॉस कर जाता है, क्योंकि जब तक पानगेट एग्जिस्ट करता है शाओगेट की स्ट्रेंथ हर साल बढ़ती रहेगी और बहुत ही जल्दी फ्यूचर में शाओगेट इस ब्लैक कॉर्न रीजन में कोई भी कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, मतलब अपने शाओगेट से। जियान एक गहरी सी सांस लेने के बाद कहता है कि पिछले 2 साल में ये काफ़ी ज़्यादा टफ रहे हैं। हम जियान को दोबारा से सभी को एक बार थैंक यू बोलते हुए देखते हैं, खासकर होजिया और वूहाओ को, क्योंकि अगर होजिया और वूहाओ पानगेट का ख्याल इतने अच्छे से नहीं रखते तो पानगेट कभी ग्रो ही नहीं कर पाता, और पानगेट ग्रो नहीं कर पाता तो शाओगेट के प्लान्स पर भी पानी फिर जाता। वहीं पर हमारी होजिया एकदम अपनी भौहें तान के कहती है कि मुझसे तो ये फालतू की बातें करो ही मत, अगर मुझसे तुम थैंक यू कहना चाहते हो तो फ्यूचर में सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही संभालनी होगी। अब इस चीज़ को जियान समझता था, लेकिन फिर भी वो अपने सिर हिलाते हुए कहता है कि सच में मैं भी यहाँ पे सेफ्टी में रहना चाहता हूँ, लेकिन इस समय मेरे कंधे पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। वो कहता है होजिया तो बस यहाँ पर ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही, मतलब कंप्लेंट कर रही है। अच्छा तुम ये बताओ कि इस बार तुम जियान अनअकैडमी में कितने दिन तक रुकने वाले हो? इस सवाल को सुनते ही जियान की तरफ सभी का ध्यान चला गया था। जियान थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि यहाँ पर ज़्यादा समय तक मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे हेवनली फ्लेम को सर्च करने और दुई कॉन्टिनेंट में ट्रैवल भी करना है, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में टाइम लग सकता है। आफ्टर ऑल एक हेवनली फ्लेम को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। जियान की ये शब्द सुन के शिगलिन की आंखें में एकदम ग्लो आ गया था। वो कहती है हेवनली फ्लेम्स, हाँ। वहीं पे होजिया का सिर अपना हिलाते हुए कहती है कि तुम्हारी लाइफ इतनी बिजी है कि मैं क्या बताऊं। उसे कुछ याद आता है और वो कहती है अब क्योंकि तुम वापस आ चुके हो तो पानगेट के कई स्टूडेंट से मिल के ही जाना, क्योंकि अगर तुम उनसे मिल के नहीं गए तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहे होंगे और वो सारे के सारे लोग तुम्हें अपना आइडल भी मानते हैं। ये सुन के जियान एक स्माइल के साथ खड़ा हो गया था। जियान कहता है बिल्कुल मैं तो ज़रूर जाऊँगा, अब यहाँ पे बात मैं आ ही गया हूँ तो मैं ज़रूर उनसे मिलने जाऊँगा। और जब शाओ में जियान को आगे की तरफ जाते हुए देखती है तो हम देखते हैं उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल को। 2 साल बाद जियान इतना मैच्योर हो गया था कि उसे देखने के बाद शाओ में सेफ फील कर रही थी। अभी जियान एक ऐसा सूरज है जो कि अपनी रोशनी से सभी को जगमगा सकता है। खैर जैसा कि प्रॉमिस किया था जियान ने, अपने कई स्टूडेंट से वो मिलता है, मतलब पानगेट के जो भी स्टूडेंट थे, जहाँ पर जियान के खूब गप्पे सप्पे लड़ाता है जियान। अब कुछ सीन के बाद मतलब कुछ सीन ऐसा यहाँ पर क्रिएट हो गया था कि लोगों ने जियान के कपड़े ही फाड़ लिए थे, जो कि मतलब उनके हाथ में लगे, क्योंकि वो जियान के जो कपड़े थे वो अपने पास रखना चाहते थे, क्योंकि वो जियान को अपना आइडल मानते थे, जिस वजह से जियान को वहां से जैसे तैसे करके एग्जिट मारना पड़ता है। अब क्योंकि जियान वहां होजिया के और बाकी सारे मेंबर से मिल चुका था तो अब समय आ गया था इनर अकेडमी के एल्डर कंपाउंड में जाने का, जहाँ पे फर्स्ट एल्डर सूचियान उसका वेट ही कर रहे होते हैं। अभी एल्डर सूचियान अपना सर नीचे करके एक बुक पढ़ रहे थे, लेकिन जब दरवाजा खुलने की आवाज आती थे तो उनका ध्यान उस तरफ चला जाता है। बस सीन ये था यहाँ पे कि जियान की हालत कुछ ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके कपड़े कई जगहों से फटे हुए थे। एल्डर सूचियान जियान को टीज करते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें मालूम पड़ा कि इस इनर अकेडमी तुम कितने पॉपुलर हो, क्योंकि इतने सालों तक मैंने किसी भी स्टूडेंट को ऐसा ट्रीटमेंट लेते हुए नहीं देखा है। एल्डर सूचियान की बात सुन के जियान भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था। वो पास में ही पड़ी एक चेयर पर बैठकर एल्डर सूचियान से कहता है कि फर्स्ट एल्डर आपको तो मेरी सिचुएशन समझनी चाहिए। खैर जियान की आवाज सुन के एल्डर सूचियान अपनी स्माइल थोड़ा कम कर लेते हैं। एल्डर सूचियान कहते हैं कि तुम यहाँ पे सिर्फ ब्लेजिंग स्काई टावर को फिलअप करने तो बिल्कुल भी नहीं आयोगे, तो आखिर तुम्हारी इस ट्रिप का दूसरा रीजन क्या है? एल्डर सूचियान की आवाज सुन के जियान का एक्सप्रेशन बिल्कुल ही सीरियस हो गया था। वो थोड़े रिटेन के बाद कहता है कि फर्स्ट एल्डर क्या सच में हमारे हेडमास्टर अभी अकेडमी में नहीं है? इसका रिप्लाई करते हुए हेडमास्टर कहते हैं कि हाँ, उन्हें घूमने का बहुत शौक है, वो जियान अकेडमी पिछले 10 सालों से वापस नहीं आए हैं। अगर कुछ समय पहले उनकी न्यूज मुझे नहीं मिली होती तो शायद मुझे ऐसा ही लग रहा था कि उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो गया है। यह सुन के जियान एक गहरी सी सांस लेता है, जिसके बाद वो अपने कपड़ों को हटा के उस डार्क सर्कल को स्पॉट को दिखाता है। हम इस पॉइजन स्पॉट के अराउंड कुछ लाइन को देख सकते हैं। इन सारी लाइंस को देख के उस स्पॉट को केज में बंद कर रखा था जियान ने, मतलब जब वो फैल रही थी। जब जियान के चेस्ट पर एल्डर सूचियान उस स्पॉट को देखते हैं तो उनका एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गया था, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्हें नेचुरली यहाँ पे सब कुछ समझ में आ
गया था वो एक डीप आवाज में कहते हैं कि तुम्हें पॉइजन किया गया है। ये सुन के जियान भी नोट कर देता है, जिसके बाद वो एल्डर सूचियान से शुरू से लेकर एंड तक पूरा मैटर एक्सप्लेन करता है। जब जियान की पूरी बात बता दी जाती है एल्डर सूचियान को, तो एल्डर सूचियान कहते हैं एक एलीट दोजोन। हाँ, वो अपने सिर हिलाते हुए कहते हैं कि हमारे हेडमास्टर के अलावा अभी एक कोई भी जियान अकेडमी में दोजोन नहीं है, और अकेडमी में सच में कुछ ओल्ड डीमंस भी रहते हैं, लेकिन अभी उनकी स्ट्रेंथ दोजोन में ब्रेक थ्रू नहीं किया है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ ने। अब ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में वो इस बड़े से गैप को फिल भी कर ले, और अगर इस समय भी वो अपने हैंड्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ दोजोन तक पहुंच जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जियानन अकेडमी को प्रोटेक्ट करना उनका मिशन है। जब तक जियानन अकेडमी के ऊपर कोई ऐसा खतरा नहीं आ जाता जिससे बात उसके सर्वाइवल पर ना आ जाए, तो वो बिल्कुल भी अपेयर नहीं होंगे। उन्हें कमांड करने की मेरी भी औकात नहीं है। एल्डर सूचियान की बात सुनकर जियान भी थोड़ा डिप्रेस हो गया था। खैर, इन पुराने मॉन्स्टर से जियान भी कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रखा था। जब हान फेंग ने इस जियानन अकेडमी को लगभग डिस्ट्रॉय ही कर दिया था, तब भी ये ओल्ड डीमंस बिल्कुल भी अपेयर नहीं हुए थे।